This video is sponsored by V-Guard. जल्दी से, क्योंकि अनुराग को जाना है। क्या कहना चाह रहे हैं अनुराग? नहीं, ये कह रहे थे कि अब ज्योतिराज सिंधिया बदल गए हैं, राजमहल, तो मुझे लगता है वो राजमहल उन्होंने छोड़ दिया है, खलिहान में खटिया उटिया डाल ली है, वहीं अब खेती करते, वहीं अपना खाना बनाते, वहीं खाते हैं। अरे प्रभु, ऐसा मत बोलिए पत्रकार महोदय जी, थोड़ा पत्रकारिता का सम्मान रखिए कि आप बदल गए, पहले नहीं थे, आप पहले राजा थे, आप प्रजा हो गए, तो प्रजा हो गए तो क्या आप बैलगाड़ी पे चलने लगे क्या? ये देखिए, ठीक है, आप अच्छी बात कह रहे हैं, कहना भी चाहिए, लेकिन आप ये भी कहिए जो भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी अपनाती है वो बहुत गंदी है। जिस तरह की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर में 2014 के बाद से अपनाई है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह की ये दुश्मनी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे पुरुषों के प्रति हो, चाहे राजनीतिक दलों के प्रति हो, आए बाएं साएं जो मन में आता है बोल देते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं था। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आप उनकी लड़ने की बात कर रहे थे, अरे उनके पैर कप रहे हैं लड़ने के लिए। शिवपुरी तो क्या वो अपने घर से लड़ने को तैयार नहीं है। उनको अगर बोल दोगे ग्वालियर लड़ने को तो वहां डर के भागते रहते हैं। उन्हें जीतने की हैसियत तक तो बची नहीं है। भाई सत्ता में आप किसी को भी जिता लो, अरे इतनी ही ताकत थी तो अपनी दल बना लेते ना, 20-25 अपने विधायक जिता देते वो, तब तो जानते उनकी हैसियत क्या है। कभी कांग्रेस के कंधे पे बैठेंगे, कभी बीजेपी के कंधे पे बैठेंगे, अरे अपने कंधे पे बैठ के दिखाओ ना, इतने बड़े नेता हो तो अपना दल बनाते। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपका। हर्षवर्धन जी बोलिए। तो जाने देखिए, अनुराग भाई का क्या है ना कि किसी भी बात को ये हमेशा ऐसे ले जाते हैं कि उसका कोई अर्थ न रह जाए। अरे भाई, अखिलेश यादव अपना व्हाइट हाउस छोड़ के थोड़ी ना बाहर रहने आए। इनको तो सिंधिया जी को तो राजमहल विरासत में मिला था, और इतनी ही थी तो अखिलेश जी जब चाचा शिवपाल और मुलायम से लड़े तो अपनी पार्टी क्यों नहीं बना लिए? क्यों समाजवादी पार्टी के लिए लगे रहे? अरे समाज तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी यहाँ है। पढ़े लिखों के किसी बीच की पार्टी नहीं है, कर रहे हैं, उनकी खुद की आपके पार्टी। कार्यकर्ता नहीं कि कुछ भी बोल के निकल जाइएगा। थोड़ा तर्क तथ्य रखा कीजिए अनुराग जी, थोड़ा सा ठीक रहता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आशुतोष, अब मुझे बताइए, जो बम्पर वोटिंग हुई है एमपी छत्तीसगढ़ में, क्या अब वो विश्लेषण पुराना हो गया ना अब तो, कि बम्पर वोटिंग मतलब बदलाव? ये तो कई बार गलत हो चुका है पहले भी। नहीं, मानक इसको बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। आप अगर 2005 के बाद के अगर आप चुनाव को देखें तो लगातार हर राज्य के अंदर, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं, हर राज्य के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। और उसका एक बड़ा कारण यह भी कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने स्तर पे कोशिश की, तमाम ये जो टीवी चैनल्स हैं इन्होंने भी कोशिश की है, और एक राजनीतिक दलों ने भी ये कोशिश की, और लोगों के बीच में जागरूकता आई है कि भाई अपने जो अधिकार है वोट का उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैं इसको एक बहुत ज्यादा नई रीड करता। हाँ, कुछ लोग होंगे जरूर कहेंगे, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर बम्पर पोलिंग हो गई। अब चूंकि बम्पर पोलिंग हो गई, इसका मतलब जनता निकली शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हटाने के लिए। यह बहुत ही सरलीकृत तरीके से चीजों का अन्वेषण करने की कोशिश है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो 3 महीने पहले या 4 महीने पहले जो स्थिति दिखाई पड़ रही थी, जिसमें यह लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है, कम से कम मुझे यह लग रहा है कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वहां काफी कोशिश की है। उन्होंने संगठन के स्तर पर भी कोशिश की, कैंपेन के स्तर पर भी कोशिश की है, और आज की तारीख में मेरा फिर भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी को एज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को काफी बहुमत के काफी करीब लाने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं। काफी उन्होंने जमीन कवर की है। हाँ, एक चीज जरूर हुआ है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भरोसा दिया होता, जिस तरीके से 2000 पहले के 3 चुनाव में उन्होंने कैंपेनिंग, उस तरीके से कैंपेनिंग का भरोसा दिया होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से बहुत बेहतर होती। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। शिवराज सिंह चौहान से बड़ा नेता आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। मैं पिछले कम से कम 10 साल से इस बात को कह रहा हूं। वो मैस लीडर है, वो उनका लोगों के साथ कनेक्ट है। 18 साल अगर आप सरकार में रहेंगे तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन कोई कहे कि वो अलोकप्रिय है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। फिर भी मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को एज है मध्य प्रदेश के चुनाव में। ओके, हर्षवर्धन जी, ये वोटिंग का परसेंटेज कुछ इशारा करता है क्या आपके हिसाब से? नहीं, मुझे नहीं लगता मानक जी की वोटिंग परसेंटेज अब कोई इशारा करता है, लेकिन एक चीज जरूर है जो एक जनरल परसेप्शन था, और हर कोई यही कहता था जब कहते थे ना कांग्रेस बहुत आगे है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, तो क्या कहते थे? वो कहते थे कि भाई शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। तो कह रहे हैं कि ये भाजपा ही भाजपा को हरा रही है, न ये वोट देने जाएंगे, न संघ के लोग निकलेंगे, न कोई, मतलब एक तरह से यही परसेप्शन था, यही कहा जाता था।
मुझे लगता है कि लगभग या उससे कहें करीब 1-1.5% शायद अधिक वोटिंग हुई है। उतनी वोटिंग होने का मतलब है कि मध्य प्रदेश की जनता की मन स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। जो लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, वो मन स्थिति में परिवर्तन नहीं है, यानी पहले जैसी ही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए कोई कुछ भी कहे, हो सकता है कि प्रवक्ता के तौर पर तो अगर कोई किसी पार्टी कोई प्रवक्ता हो जाए तो उसकी वो जिम्मेदारी होती है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से पक्ष रखना चाहिए। लेकिन ये सच है कि शिवराज सिंह चौहान की जिसको हम वीमेन कनेक्ट कहते हैं, महिलाओं के साथ जो उनका जुड़ाव है, वो भारत की राजनीति में कोई और मुख्यमंत्री इस तरह से मेरी बहनें, मामा जी इस तरह का नहीं कर पाया है। और मुझे लगता है कि वो इस चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। लेकिन हर्षवर्धन जी, महिलाएं भी हर्षवर्धन जी, लेकिन पिछली बार भी तो था ना ये कनेक्ट, तब भी तो हार गए थे ना शिवराज, और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे ना। मान लिया वोट बीजेपी को ज्यादा मिला था, लेकिन सीटें तो कांग्रेस को 5 सीटें ज्यादा मिली थी ना। नहीं, बिल्कुल मिली थी, और 2 महत्वपूर्ण बातें हुई थी उस वक्त। एक, शिवराज सिंह चौहान का एक बयान था, जिसके बाद वहां के सरकारी कर्मचारियों का एक सवर्णों का संगठन है सपाक्स, उसने बड़ी भूमिका अदा की थी। दूसरी, मंदसौर में किसानों पर गोली चल गई थी। सही कह रहे हैं। ये दोनों आप याद करिए। नहीं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। ये 2 फैक्टर याद है, हमने पिछले चुनाव के बाद हमने विश्लेषण भी किया था, और ये 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर सामने आए थे। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, अब लड़ाई आ गई है राजस्थान। वहां सोनिया गांधी भी पहुंच गई, प्रियंका गांधी भी है, और राहुल गांधी भी वहां पर जा रहे हैं। पूरी ताकत आपने राजस्थान में लगाई है। राखी राठौर जो प्रवक्ता आपके साथ बैठी हैं, वो राजस्थान से ही हैं। विंग कमांडर आप शायद मध्य प्रदेश से हैं। अब राजस्थान में राहुल गांधी खुद मान चुके हैं कि उतने कॉन्फिडेंट वो नहीं है जितने वो एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को लेकर है। तो राजस्थान में अब आपका क्या असेसमेंट है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है विंग कमांडर, एक सेकंड, सबको स्क्रीन पर लाइए जरा। राजस्थान में जो हमारी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। हाँ अब आ रही है, बोलिए। नहीं आ रही है बस। अब आ रही है विंग कमांडर अनुमाचार्य, बोलिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि राजस्थान में तो हमने सारी योजनाएं बहुत पहले, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो बच्चों को 200 बच्चों को हर साल विदेशों में स्कॉलरशिप में पढ़ने को भेजना हो, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। तो वहां भारतीय जनता पार्टी में भी अंतरकलह है, और जो योजनाएं हैं उसका लोगों को फायदा हुआ है, जमीनी फायदा हुआ है, और उसके कारण हमें वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे उसका मौका दीजिए कि यहाँ पर कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत मेहनत की है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत मेहनत करके वो शिवपुरी की 4 सीटें गंवाने वाले हैं। उनके प्रत्याशी तो अपनी कुर्ते की झोली फैला के कह रहे हैं मुझे भीख में वोट दे दो, ये आलम हो गया है वहां उनका। और एक बात और है कि यहाँ जो राजस्थान में हमारी जो भी सेनाएं, जो भी हमारी योजनाएं हैं, उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर पड़ा है, क्वांटिफाइबल है, और ओपीएस जो है वो वहां गेम चेंजर रहा है। तो लोग नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा आए और वो सारी चीजें बंद कर दी जाए। ओके। राखी राठौर, राजस्थान को लेकर आपका क्या दावा है? देखिए, जिस तरह से अभी मेरी कांग्रेस के साथी ने बातें की, मैं तो उन्हीं 3 योजनाओं की बात करूंगी जो इन्होंने कहा। सबसे पहले ओपीएस की अगर बात करूं तो ओपीएस का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने राजकुमारी जैन को बनाया था। राजकुमारी जैन को अभी भी सारी की सारी जो फैसिलिटीज थी, जो उसका लाभ था, उस लाभ को नहीं वो मिल पाया। यानी साफ समझ में आता है कि जब ब्रांड एम्बेसडर नहीं ले पा रही है लाभ, तो बाकी लोगों तक लाभ कैसे पहुंचेगा। चिरंजीवी योजना की बात मैम की, क्योंकि मैं राजस्थान से आती हूँ तो मुझे राजस्थान की हर स्थिति के बारे में जानकारी। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन मानक जी एक भी ऐसा व्यक्ति का नाम बता दे मुझे जिससे कि 25 लाख का बीमा का लाभ मिला हो, क्योंकि उस पर राइडर लगा दिया गया, एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। वो मेडिकल बोर्ड क्रॉस करेगा तभी जाकर के उसको 25 लाख का बीमा मिलेगा। यानी ये सिर्फ हवाई घोषणाएं थी। जैसे 1 से लेकर 10 तक घोषणाएं सुनी थी ना आपने, जैसे राहुल गांधी पिछली बार आए थे 1 से 10 तक घोषणा करके किसानों की कर्ज माफी 10 दिन में माफ करके बोल के गए, लेकिन हुई नहीं, और इसलिए राहुल गांधी यहाँ नहीं आ रहे हैं। आप देखिए 2 दिन पहले आए, लेकिन चुनाव से जस्ट 5-7 दिन पहले आकर के यहाँ पर आए, क्योंकि राहुल गांधी पे कोई विश्वास नहीं करेगा। एक लाल डायरी की चर्चा बहुत है साहब हमारे यहाँ पर। लाल डायरी के अंदर इनकी जो भ्रष्टाचार के जो काले कारनामे हैं मानक जी, वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं
कि लोगों ने देख लिया है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए हैं। लेकिन राखी, प्रियंका गांधी ने क्या गलत कहा? एक सेकेंड, आप मुझे बताइए, प्रियंका गांधी ने क्या गलत कहा जब वो ये कहती हैं कि दूरबीन लेकर ऐसा लगता है कि आप सीएम खोज रहे हैं? अब पीएम तो वहां सीएम बनेंगे नहीं, आपके पास सीएम का चेहरा ही नहीं है। आप गहलोत पायलट करते रहे, आपके पास खुद एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा है नहीं जिसको आप आगे रखकर चुनाव लड़ सके। देखिए महाराज जी, जिनके घर शीशे की होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। राजस्थान के अंदर प्रियंका गांधी को मालूम नहीं है क्या कि राजस्थान में कांग्रेस की क्या स्थिति रही? पिछले 5 साल हमने देखा किस तरह के झगड़े थे। क्या कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया क्या? मानक जी आपको मालूम है तो बता दो, मुझे तो मालूम है डिक्लेयर किया नहीं किया है। तो इस तरह की बातें करने से पहले जनता बेवकूफ नहीं है, ये मानना पड़ेगा। गांधी परिवार सोचता था हम कुछ भी बोलेंगे ताली बजेगी, वोट मिलेगा। अब नहीं है वो वाली, अब ताली नहीं बजेगी। विंग कमांडर बताइए, जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर फेंक रहे हैं। एग्जैक्टली तोमर जी के बेटे की 2-2 सीडी निकली है और 2-2 वायरल हुए हैं वीडियो। जिनके घर पत्थर शीशे के हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं दूसरों पर। हम तो चाहते हैं वो लाल डायरी खोलें। आप ऐसी क्या बात है? हम तो चाहते हैं पड़ताल करें, हम तो चाहते हैं दोनों पर पड़ताल करें। क्यों नहीं उस वीडियो पर पड़ताल हो रही है? क्यों वहां ईडी सीबीआई नहीं पहुंच रही है? क्यों ये लाल डायरी का एक जबरदस्त? अच्छा रुकिए, अच्छा मुझे देखिए, एक सेकंड, विंग कमांडर एक सेकंड, मैं आप दोनों से ही मुखातिब हूं। एक सेकंड, विंग कमांडर अनुमाचार्य और राखी राठौर दोनों अपनी अपनी पार्टी की मंझी हुई प्रवक्ता हैं। विंग कमांडर अनुमाचार्य अनुभवी ज्यादा हैं, राखी राठौर तेज तर्रार हैं, युवा हैं, अनुभव कम है, लेकिन वो भी खूब जम के बहस करती हैं। मैं दोनों से एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो थोड़ा मुश्किल सवाल है, गूगली है। वर्ल्ड कप है ना, फाइनल आ रहा है, कल फाइनल है, गूगली है। विंग कमांडर अनुमाचार्य, अगर आपकी पार्टी राजस्थान में जीती, सीएम कौन बनेगा? हमारे विधायक जिसे तय करेंगे। अरे ये तो सीधा ये तो आपने वेल लेफ्ट कर दिया, बॉल छोड़ दिया आपने, गूगली छोड़ दी। बिल्कुल नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ यही परंपरा है कि विधायक दल तय करेगा कि उसका नेता कौन होगा। अच्छा ठीक है, राखी राठौर, सेम गूगली आपके लिए, कौन सीएम बनेगा अगर आप जीते तो? देखिए हमारी जीत तो है ही नहीं, जीतेंगे और जीतने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ पर सीएम होगा, लेकिन विधायक तय करेंगे। वो 25 सितंबर वाला पिछले साल का भी याद दिला दूं, जब विधायक इकट्ठे हुए थे लेकिन तय कुछ नहीं कर पाए थे, इसलिए कांग्रेस ने तो अपना दिखा दिया है। यहाँ पर नहीं पड़े थे, उनका प्लान था वो सबका सब एक्सपोज हो चुका है। आशुतोष, आपका कुछ असेसमेंट है क्या राजस्थान को लेकर और सीएम को लेकर? दोनों पार्टियां जीती तो सीएम कौन बनेगा? देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो सीएम उम्मीदवार पूरी तरीके से स्पष्ट अशोक गहलोत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे भाई, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती कहां है कि हम उनको बनाएंगे सीएम? नहीं, जो राजनीति को जानते हैं और जो राजनीति को समझते हैं उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल और राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन यह तब होगा जब वो चुनाव जीतेंगे। जहां तक राजस्थान का मेरा मानना है, राजस्थान के अंदर मेरा अभी भी मानना है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि वहां पर भी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की थी, जब शुरू में वसुंधरा राजे सिंधिया को इग्नोर करने की कोशिश की। बाद में तीसरी लिस्ट के बाद उनको समझ में आ गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इग्नोर करना खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा न केवल वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट दिया गया बल्कि उनके लोगों को भी टिकट दिया गया। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो राजस्थान में जो गलती अशोक गहलोत ने की, बिल्कुल वही गलती मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने की। अगर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना 1-1.5 साल पहले लेकर आए होते तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल फर्क होती। और राजस्थान के अंदर अगर चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत अगर और पहले लाए होते तो वहां की भी स्थिति बेहतर होगी। आज की तारीख में अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बराबर की टक्कर मानी जा रही है तो उसका स्पष्ट है कि अशोक गहलोत की सरकार को लेकर वहां बहुत ज्यादा इंटेंसी नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर भी मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को एज है और राजस्थान के अंदर बीजेपी को। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीएम कौन बनेगा राजस्थान में अगर कांग्रेस जीती तो और बीजेपी जीती तो? नहीं, दोनों में से किसी पार्टी, किसी नेता को पता है क्या कौन बनेगा? नहीं, आपका असेसमेंट क्या है, इसीलिए तो पूछ रहा। देखिए, विश्लेषकों का क्या होता है ना, अपनी गट फीलिंग, अपने अनुभव, अपनी अंतरात्मा की आवाज जो अंदर से आ रही है वो हम बता सकते हैं। राजस्थान की धरती ऐसी हो गई है ना कि चाहे दिल्ली में भाजपा का कार्यालय हो, चाहे दिल्ली में कांग्रेस का कार्यालय हो, दोनों को वहां के नेताओं ने चक्कर बना के रख दिया। और आप सोचिए, कांग्रेस के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से लेकर आज तक के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि विधायक दल की मीटिंग के लिए पर्यवेक्षक उतरे जयपुर में और विधायक जी लोग कहें कि ऐसा है
हमारा नेता कोई और है, हम उसकी बात सुनते हैं और पर्यवेक्षक उल्टे मुंह लौट जाएं, उल्टे पांव लौट जाएं मुंह बनाकर। तो ऐसा हुआ नहीं कभी, और वो भी गांधी परिवार के साथ ऐसा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल सबको याद है। तो इसलिए ये कहना कि अशोक गहलोत कोई चेहरा है, पता नहीं आशुतोष जी इतना कैसे पढ़ पा रहे हैं, ये तो खुद अशोक गहलोत को भी अभी भरोसा नहीं होगा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी स्थिति, बस दोनों का फर्क क्या है कि यहां अशोक गहलोत सत्ता में है, वसुंधरा राजे सत्ता से बाहर जा चुकी हैं। और मैं फिर से एक बात कहता हूं, आप ही के शो पे मैंने वो बात कही थी, देखिए युग खत्म हो चुका है इन नेताओं का। दोनों पार्टियों में जो समय से नया नेता चुन लेगा उसका राजनीतिक भविष्य बेहतर होगा। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, इन दोनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यहां के चुनाव में बहुत साफ साफ बढ़त दिख रही है। मैं सहमत हूं इस बात से, मुझे भी नहीं लगता है कि वसुंधरा राजे और गहलोत में कोई सीएम बनेगा। आशुतोष क्विकली 10 सेकंड। देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि दिल्ली का गांधी दरबार भी नहीं रोक सकता। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें किसी तरीके कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया बनेंगी नहीं बनी, इसमें मुझे संदेह है। लेकिन एक बात और कह दूं, आज की तारीख में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों चाह रहे होंगे कि उनकी पार्टियों को स्पष्ट बहुमत ना मिले। बहुत बढ़िया आशुतोष, ये जाते जाते छक्का मारा है आशुतोष ने। बिल्कुल सही है, उनके अंदर तो आवाज यही होगी, क्योंकि वसुंधरा को भी पता है, अंदर से पूरा विश्वास होगा बीजेपी जीती वो सीएम नहीं बनेंगी, और बिल्कुल अशोक गहलोत के मन में भी यही बात होगी। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।